हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केएसटी मैथमेटिक्स बाय शीतल सिंह। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट लाइंस, सर्कल्स, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। ठीक है, आपका जो एचटेट का एग्ज़ाम है ना, उसमें इन सारे टॉपिक्स में से कम मिनिमम ये मान के चलो कि 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इनके फॉर्मूले जो हैं उनको समझ के एक बार सारे फॉर्मूले याद कर लोगे, अभी जब मैं वीडियो में आपको समझाऊंगी ना, तो आप एक काम करो, आप अपना कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है, अब आपके पास इतना टाइम भी नहीं बचा है, सिर्फ बहुत कम दिन आपके बचे। आप ये मान के चलो कि आपका जो पेपर है वो 4 या 5 जुलाई को ही होने वाला है। आप ये मानो ही मत कि आपका पेपर हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, शायद अगले महीने में हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा, अगस्त में हो जाएगा, इतना मत सोचो। आप यही सोचो कि मेरा पेपर जो है वो 4 या 5 जुलाई को ही है, मेरे को तो 4-5 जुलाई को ही पेपर देना है। ठीक है, उस हिसाब से अपनी तैयारी रखो। अगर और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ है, आपने एक बार भी सिलेबस पढ़ लिया है, तो अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखोगे ना, तो आपका पूरा सब्जेक्ट आपका रिवाइज हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक, तो आप अपना सिलेबस ज़रूर रिवाइज़ करो। मुझे भी पता है कि आप एक स्टूडेंट नहीं हैं, जो आप ये तो है नहीं कि एक स्कूल के कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो, आपके पास पूरा टाइम है कि आप सुबह से शाम तक पूरी तैयारी कर सकते हो। आप हो सकता है कि आप जॉब कर रहे होगे और बहुत सारी लेडीज़ होंगी जिनके पास घर का काम भी होगा, उनके बच्चे भी होंगे, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी उनके पास, तो बहुत कम टाइम आपको मिल रहा होगा पढ़ने के लिए। तो मेरा मोटिव सिर्फ इतना है आपको बताने का कि आप अपना जो पूरी दिनचर्या है ना, उसमें से आप कुछ पार्ट्स अपना निकालो पढ़ने के लिए। ठीक है, मान लो कि आपका एक टाइम इंटरवल है जिसमें आपने 90 मार्क्स का जो आपका पेपर आता है सीडीपी इंग्लिश हिंदी, उसको रिवाइज करो, और एक पार्ट आप अपना वो रखो अपने सब्जेक्ट के लिए, जिस टाइम आपका दिमाग भी रिफ्रेश होता है और आप एकदम शांत माहौल में बैठे होते हो। तो देखो, आपको इतना टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो एचटेट एग्ज़ाम नहीं होगा, बिना रिवीजन के तो होगा ही नहीं। और हो सके तो मेरी मानो तो एक काम ज़रूर करो कि आप पूरे दिन में से 1.5 घंटा अपना एक पेपर ज़रूर लगा के देखो। क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए ना पेपर में, तो चाहे आपको कितना भी आता हो, आपका पेपर नहीं होगा क्लियर। पूरी नॉलेज के बाद भी पेपर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि पेपर में टाइम मैनेजमेंट ही इंपॉर्टेंट है। 150 क्वेश्चंस आपको 150 मिनट्स में ही करने हैं, तो इसका मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको टैकल करना पड़ेगा, चाहे आपने कितना भी सिलेबस पढ़ रखा हो। और आपकी रिवीजन इतनी फास्ट नहीं है, मतलब आपके टॉपिक्स इतने टिप्स पे नहीं होंगे, आपकी रिवीजन अच्छे से नहीं होगी ना, तो पेपर क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए मैं आपको रिवाइज़ करा रही हूँ, सारे सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं आपको मैं फटाफट रिवाइज़ करा रही हूँ। तो आप सारी वीडियोस को ज़रूर देखो टाइम निकाल के, ताकि आपका सिलेबस का जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जो आपका है ना, वो रिवाइज़ हो जाए। और ऐसा नहीं है कि ये जो टॉपिक्स हैं वो एचटेट के लिए ही काम आएंगे। ये सारे टॉपिक्स आपको केवीएस, एनवीएस, DSSS जो भी आप पीजीटी का एग्ज़ाम देंगे ना, हर एग्ज़ाम में ये सारे टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं। तो आप ज़रूर रिवाइज़ करो, और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेस में चल रही होती है, हमें लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो आप सब कुछ भूल जाओ कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ आप अपने टाइम को मैनेज करो पढ़ने के लिए, रिविज़न के लिए, एचटेट के एग्ज़ाम की रिविज़न के लिए आप अपना टाइम मैनेज कर लो कुछ दिन के लिए, आपका पेपर ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज हम 5 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखो, इसके क्वेश्चंस जो है मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगी। इस पार्ट में मैं आपको क्या समझा रही हूँ, इस पार्ट में मैं आपको इन सभी के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिनके भी यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप अपना कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठे, ताकि मैं जो आपको फॉर्मूले बता रही हूँ, अगर आपके पास पहले से नोट्स हैं तो आप उनको रिवाइज़ कर लो, और अगर आप नोट्स लेके भी नहीं बैठे हो, आपको पहले से आता है, तो आप एक बार इनको ज़रूर रिवाइज़ करो, क्योंकि इनके भी यहाँ पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऐसा कोई पेपर ही नहीं है जिसमें इनके भी यहाँ पे क्वेश्चन ना पूछा हो। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा इनके भी यहाँ पे क्वेश्चन। तो देखो, जो हमारा लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला और एलिप्स, ये 5 हमारे टॉपिक हैं। इनके जो एचटेट एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, जिस फॉर्मूले के भी यहाँ पे, मैं सिर्फ वही फॉर्मूले आपको पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज करवाऊंगी, ज़्यादा मैं आपको नहीं बता रही हूँ इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, लाइंस में जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है, जिसके भी यहाँ पे क्वेश्चन जरूर आ जाता है, तो वो आपका फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P(x1, y1) एंड Q(x2, y2)। जो ये x1, y1 लिखे है ना, ये इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। ठीक है, इतना आपको समझ आ ही रहा होगा। तो हमें लाइन सेगमेंट, मान लो मेरा ये लाइन सेगमेंट है P
और Q। तो इसके पॉइंट्स मुझे गिवन है और Q के पॉइंट्स मुझे गिवन है। तो इन दोनों के बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो, हमें पता नहीं है कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। उसको हम डिनोट करते हैं PQ। PQ का मतलब ये लिखने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की हम डिस्टेंस बताने हैं, मतलब PQ की लंबाई क्या है। तो उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, आसान है आपको याद करने में। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक लाइन 2 पॉइंट्स गिवन है, P गिवन है 2,3 और Q मेरा गिवन है 4,5। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि PQ, आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बताओ। तो मैं कैसे निकालूंगी, PQ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 हमारा क्या होगा, Q का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारा x2 हो जाएगा, मीन्स 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2 स्क्वायर बन गया, प्लस यहाँ पे भी 2 स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा लास्ट में क्या आएगा, 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट 8 हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर हो गया? हाँ जी। देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, क्या है कि मान लो कोई पॉइंट आपका गिवन है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं XY। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोलेगा और फिर ये बोलेगा कि ये जो पॉइंट है ना, ये लाइन सेगमेंट गिवन होगा कोई आपको AB। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट होगा, या फिर बोलेगा कि लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। A और B जो हमारे पॉइंट्स हैं ना, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को ये जो पॉइंट P है वो क्या करता है, इंटरनली रेशो में डिवाइड कर देता है। रेशो में मान लो M/N में ये इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो A और B के आपको कोऑर्डिनेट्स हमेशा गिवन होंगे। मान लो ये x1 है, ये y1 है, और ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। ठीक है, A और B के पॉइंट्स आपको गिवन होंगे। आपको क्वेश्चन में आपको कंडीशन गिवन होगी कि जो P पॉइंट है ना, वो AB जो लाइन सेगमेंट है उसको M/N में डिवाइड कर रहा है। तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो उसके लिए आपका क्या फॉर्मूला है, उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है M इंटू x2, ठीक है, प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। देखो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट निकलेगा यहाँ से और ये y कोऑर्डिनेट निकलेगा पॉइंट P का। इसको याद करने का तरीका देखो, हमें पता है कि हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। जब हम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे ले रहे हैं m(x2) और x1 दोनों, हम यहाँ पे x2 और x1 ले रहे हैं। जब हम y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो हम y2 और y1 ले रहे हैं। दूसरी बात m और n का हमें यूज़ करना है, m और n का हमें यूज़ करना है तो हमें ऊपर भी mn लेके चलना है, नीचे भी mn लेके चलना है। mn और mn ऐसे याद कर लो mx। इसके बाद बात आती है कि मान लो इसने m इक्वल टू n है, m इक्वल टू n हो जाए तो क्या होगा, जो ये आपका पॉइंट होगा ना, ये मिड पॉइंट बन जाएगा इस लाइन का। मान लो ये लाइन हमारी क्या थी, a b थी। अब ये a और b को जो है इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहा है, मान लो 2:2 या 1:1, इस तरीके से इसने डिवाइड किया है इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि जो m और n की वैल्यू दोनों सेम है, तो ये जो पॉइंट आएगा ना, ये पॉइंट हमारा फिर मिड पॉइंट बन जाता है इस लाइन सेगमेंट का। उसके लिए हमें सीधा फॉर्मूला क्या करना है कि क्या करना है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। क्योंकि हम मिड पॉइंट निकालते हैं तो वो इसी तरीके से निकालते हैं। इसमें mn हमारा इक्वल आएगा तो वो कॉमन निकल के आपका कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला फिर क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा सा है, याद कर लो, 1/2 मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3। आपको ना इसमें एक पैटर्न याद करना है कि हमारा जो नंबर है ना वो इस तरीके से चलेगा, 1, 1, 2 और 3, इस तरीके से चलेगा हमारा नंबर। अगर मैंने यहाँ पे x1 लिखा, आगे हम सबसे पहले x1 लिखेंगे, ब्रैकेट में हम y लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे x1 लिखा तो x1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे कि x1 है तो y2 आएगा, फिर y3 आएगा, प्लस मैं यहाँ पे x2 लिख रही हूँ तो 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, y3 माइनस फिर 3 के बाद वापस हम 1 पे पहुँच जा रहे हैं तो y1 आ जाएगा, प्लस x3 लिखा मैंने तो 3 के बाद 1 आता है तो y1। वैसे काउंटिंग में 3 के बाद 1 नहीं आता, लेकिन हमारे जो नंबर्स हैं वो सिर्फ 1 to 3 ही हमारे घूम रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 के बाद वापस 1 पे आ जाएंगे, y1 माइनस y2 मोड।
ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, ठीक है। हाँ जी, अब इसके बाद बात करते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, जब भी हमारे पास ये हमारा कार्टेशियन प्लेन दिया है जहाँ पे हमारी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, हम एक बात समझते हैं कि कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं ना, रैंडमली मैंने कोई लाइन ड्रॉ की, कोई भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन हमेशा एक्स एक्सिस के साथ 2 एंगल बना रही है। आपको दिख रहा होगा 2 एंगल कैसे, कि हम एंटी क्लॉकवाइज, पहली बात तो हम एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, यहाँ से मैं यहाँ लेके जा रही हूँ। ये एंगल हो गया मेरा थीटा, जो इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है। अब दूसरा एंगल जो है वो, ये पूरा एंगल क्या होता है, लीनियर हो जाता है, मतलब 180 डिग्री होता है। तो ये बाकी का बच गया, कितना बच गया, 180 माइनस थीटा बच गया। तो हमारे 2 एंगल हो गए, एक थीटा हो गया, एक 180 माइनस थीटा हो गया, 2 एंगल हो गए आपके। क्लियर हुआ आपको? अब बात करते हैं कि ये जो थीटा एंगल है ना, ये थीटा एंगल होता क्या है। ये हमारा होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, हम इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये जो लाइन है ना हमारी, इसका एंगल ऑफ, हमारी है ना इस लाइन का, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। अब इसके बाद बात आती है स्लोप कैसे निकालेंगे। जो बच्चों हमारा थीटा है ना, इस थीटा के ऊपर अगर आप टेंजेंट फंक्शन लगा देते हो, मतलब टेन थीटा कर देते हो, तो यही हमारा क्या हो जाता है, लाइन का स्लोप हो जाता है, ठीक है। बाद आपको स्लोप किस किस तरीके से निकालना होता है। देखो, स्लोप जो है, हो सकता है कि आपको पूछेगा 2 लाइन है आपकी पैरेलल है तो उनका स्लोप बताओ क्या होता है। फिर हो सकता है पूछे कि 2 लाइन है वो परपेंडिकुलर है, उनके स्लोप में क्या रिलेशन है वो बताओ, ठीक है। पहली बात तो हम स्लोप निकालेंगे कैसे, अगर हमें थीटा गिवन है तो हम उसके ऊपर टेंजेंट फंक्शन निकाल देंगे, तो हमारा टेन थीटा से भी स्लोप आ जाएगा। पहला मेथड तो हमारा ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि मान लो एक लाइन है, उसका स्लोप पूछ रहे हैं, ठीक है, ये लाइन है, इसका स्लोप पूछ रहे हैं, इसको, इसके 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, 2 पॉइंट्स मुझे गिवन है x1 और y1, और दूसरा पॉइंट मुझे गिवन है x2 और y2। अब पूछ रहे हैं इस लाइन का स्लोप बताओ, इस लाइन का स्लोप बताओ, हमें थीटा की वैल्यू तो पता ही नहीं है। तो हम जो स्लोप है ना, इन पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। इन पॉइंट से कैसे निकालते हैं, देखो, स्लोप को हम डिनोट कर रहे हैं m से, ठीक है, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, ये याद रखना। m इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगी आपकी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये आपका स्लोप निकल जाएगा अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है तो, ठीक है। सारे फॉर्मूले आप देखोगे ना, सब में इसी तरीके से होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। क्लियर हो गया? अब इसके बाद मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर 2 लाइन पैरेलल हैं, 2 लाइन पैरेलल है ना बच्चा, तो ये दोनों लाइन सेम एंगल ही बनाएंगी। देखो, तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर 2 लाइन पैरेलल होती है तो जो उनका स्लोप है ना, इसका मान लो स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, 2 लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप हमेशा इक्वल आता है। याद रखना, 2 लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप हमेशा इक्वल आता है, और उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल आपका 0 आता है। देखो, कहीं पे भी ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करी, जो एंगल बना देंगी, इनके बीच में जो एंगल है वो हमेशा क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा, और इन दोनों लाइंस का जो स्लोप है वो हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? दूसरी बात, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में पहली बात तो 90 डिग्री का एंगल होता है, और इन दोनों लाइन का अगर हम स्लोप देखेंगे, इन दोनों लाइन के स्लोप के बीच में रिलेशन क्या होती है कि अगर आपकी फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है तो दूसरी लाइन का जो स्लोप होगा उसकी आप इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। क्लियर हुआ? यानी कि अगर आपको m1 गिवन है और आपको m2 निकालना है, ठीक है, m1 गिवन है, m2 निकालना है, तो आप क्या करेंगे, m2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -1/m1 आ जाएगा। ये आपकी दूसरी लाइन का स्लोप आ जाएगा अगर आपकी लाइन परपेंडिकुलर है तो। क्लियर हुआ जी? देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर 2 लाइन ऐसी हैं, हमने बात कर लिया कि लाइन पैरेलल है और लाइन परपेंडिकुलर है। अब मान लो 2 लाइन ऐसी, ना तो वो पैरेलल है ना वो परपेंडिकुलर है, मतलब कुछ और ही एंगल बना रही है 0 और 90 के बीच में, ठीक। तो उन लाइंस के बीच में क्या एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, उन लाइंस के बीच में अगर हमें स्लोप निकालना तो हम कैसे निकालेंगे। देखो, मान लो आपकी लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन आपकी थोड़ी इस तरीके से है, तो देखो, ना तो ये पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा ही, और ना ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर आ रही है। तो इन दोनों लाइन के बीच का स्लोप कैसे, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे फिर हम। मतलब 2 लाइन ऐसी आपको गिवन हो कि ना तो वो पैरेलल हो ना वो परपेंडिकुलर हो, तो उन दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या आएगा, पैरेलल के बीच में 0 डिग्री आता है, और जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है उनके बीच में 90 डिग्री आ जाता है जी। तो जो लाइन ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तो कुछ तो एंगल होगा उनके बीच में, वो कैसे निकालेंगे बताओ। अगर मान लो लाइन का स्लोप दिया आपको,
ये बोल रहा है कि पहली लाइन का स्लोप जी आपका m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप जी आपका m2 है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो हम m1 और m2 की हेल्प से भी इन दोनों लाइन के बीच में एंगल निकाल लेते हैं। मतलब हम स्लोप की हेल्प से एंगल बिटवीन टू लाइन्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल रहे हैं देखो, tan थीटा विल बी मॉड ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अब देखो, अगर आप इस फॉर्मूले को देखोगे ना, तो ये किस तरीके का फॉर्मूला लग रहा है आपको। टेंजेंट x माइनस वाई का, tan x माइनस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो इसी तरीके से नहीं लिखा जाता है। tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x tan y, इसी तरीके से होता है ना। तो आपको आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से याद कर सकते हो। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है कि अगर मान लो आपको किसी पॉइंट से, ये पॉइंट है मेरा P, ठीक है, इस पॉइंट के हमारे ये पॉइंट है मेरा P, जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1, y1, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से मान लो ये लाइन गिवन है, तो ये पूछेगा कि इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ। इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी होगी हमें, मतलब हमें यहाँ से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है। अगर मेरे पास ये पॉइंट गिवन होता है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट गिवन है, तो हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। लेकिन अगर मान लो हमारे पास पॉइंट नहीं गिवन है, हमें गिवन है इस लाइन की इक्वेशन, और वो हमें दी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमें इक्वेशन दी हुई लाइन की, और ये हमें पॉइंट बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि इस पॉइंट से इस लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम उसको? सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना, डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम d, आपको कुछ भी नहीं करना। जो लाइन की इक्वेशन गिवन है, जहाँ पे x और y है, जहाँ पे x और y है ना, वहाँ पे x1 y1 पुट कर दो। क्या करेंगे, ax1 प्लस by1 प्लस सी एज इट इज़ लिखा, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, जो x और y के जो कोफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आ गया आपका फॉर्मूला। क्लियर हुआ? अब इसके बाद क्या पूछ सकता है कि मान लो दो पैरेलल लाइन गिवन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस C1, ये इसकी इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस C2, ये इस लाइन की इक्वेशन है। इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस पूछे, दो इक्वेशन दी हुई है आपको पैरेलल लाइंस की, और उनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, ये इसका स्लोप है। पहली बात तो ये m इक्वल टू m लिखा है, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर आपको ना बोले कि लाइन पैरेलल है, तो आपको स्लोप देख के भी समझ जाना चाहिए। पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल आता है, तो यहाँ पे भी m लिखा है, इसलिए यहाँ पे भी m लिखा है। C1 C2 अलग अलग है, मतलब ये इसका इंटरसेप्ट है, ये इसका इंटरसेप्ट है C2, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है देखो, फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m स्क्वायर। क्लियर हुआ? इसके बाद ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखी है। अगर मान लो इंटरसेप्ट फॉर्म ना दे रखी हो, लाइन की इक्वेशन इस तरीके से दे रखी हो कि ax प्लस बी वाई प्लस C1, और दूसरी दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस C2, इस टाइप से अगर दे रखी है, आपकी स्लोप नहीं गिवन है, आपको ax और by की फॉर्म में दे रखा है, तो आप किस तरीके से निकालेंगे? फिर भी आपको यही करना है कि C1 माइनस C2 कर देना है, डिवाइडेड बाय हमारे पास a और b है, दोनों में a और b सेम आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमें स्लोप गिवन था तो हमने 1 प्लस m स्क्वायर लिख दिया, लेकिन यहाँ पे स्लोप नहीं गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया? आपको फॉर्मूला याद करने के लिए भी ना अपने दिमाग में कोई ट्रिक बनानी होती है, वो इसी तरीके से फॉर्मूले समझ के याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएंगे आपको। क्लियर हो गया? इक्वेशन ऑफ लाइन की, अगर लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपको, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है आपको। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे, मान लो बोल रहा है कि आप एक लाइन की इक्वेशन निकालो, और वो लाइन जो है 2 पॉइंट से पास कर रही है, वो लाइन जो है आपकी 2 पॉइंट से पास कर रही है। आपकी लाइन हो गई ये 2 पॉइंट्स, यानी कि a और b 2 पॉइंट गिवन है, जहाँ से पास कर रही है। a के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, हो गया। x1 y1 x2 y2 ही आपको सुनने को मिलेंगे थोड़ी देर के लिए। देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। अब हमें इस लाइन का स्लोप भी नहीं पता, सिर्फ हमें क्या पता है, पॉइंट्स पता है। तो पॉइंट्स से हम कैसे निकालेंगे? पहली बात तो इक्वेशन कैसे निकलेगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो है हमारा स्लोप आता है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, स्लोप लिखते हैं लाइन का, और इधर हम लिखते हैं x माइनस x1। क्लियर हो गया? अब आपको यहाँ पे लाइन का स्लोप नहीं दिया है, लाइन का स्लोप नहीं दिया है, तो अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था कि जब हमारे पास 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो वहाँ उनसे हम स्लोप कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं जी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा स्लोप। ठीक है, अगर आपको स्लोप गिवन है तो आपकी
उसकी जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन आ जाएगी। अगर स्लोप गिवन है तो ये इक्वेशन बन जाएगी, स्लोप नहीं गिवन है तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर हो गया। इसी में अगर आपको, जैसे इसमें तो 2 पॉइंट गिवन थे ना, अगर आपको इसी में एक ही पॉइंट गिवन है x और y, मान लो x नॉट और y नॉट, ठीक है, एक ही पॉइंट बताया कि एक पॉइंट से पास कर रही है और उसका स्लोप आपको m दिया है, स्लोप दिया है और एक पॉइंट से पास कर रही है लाइन, मतलब ये इस तरीके से कोई लाइन आ रही है और वो बता रहा है कि ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और ये इसका स्लोप इसने दे रखा है, यहाँ पे थीटा होगा तो उसने टेन थीटा यानी कि m की वैल्यू इसने दे रखी है। तो आप इसी लाइन की इक्वेशन निकालो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। फॉर्मूला यही है सेम। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर मान लो आपको पॉइंट्स ना देके आपको सिर्फ लाइन का स्लोप दे रखा है m और ये बोल रहा है कि आपको y इंटरसेप्ट दे रखा है, y इंटरसेप्ट बोल रहा है, और या फिर आपको स्लोप दिया है और आपको x इंटरसेप्ट दिया है, इस टाइप के केसेस भी आते हैं कि अगर आपको स्लोप और इंटरसेप्ट दिया है तो आप इक्वेशन बताओ लाइन की, तो आप कैसे निकाल सकते हो। जो ये हमारी लाइन की इक्वेशन है ना, इसी में हमको करना है कुछ। क्या करेंगे, अगर हमें y का इंटरसेप्ट गिवन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो भी y का इंटरसेप्ट हमें दिया होगा। तो y का इंटरसेप्ट अगर मुझे c दिया है और यहाँ पे x का इंटरसेप्ट मान लो मुझे d दिया है, तो मैं क्या करूँगी, y माइनस सी करूँगी, y का इंटरसेप्ट की जगह y नोट की जगह मैं c पुट करूँगी इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स का इंटरसेप्ट दिया ही नहीं है तो हम यहाँ पे सिर्फ x लिखेंगे, यहाँ पे x का इंटरसेप्ट नहीं दिया तो मैं 0 लिख दूँगी। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन जाएगी। अगर मुझे x का इंटरसेप्ट गिवन है तो y हम किस तरीके से करेंगे, y यहाँ पे 0 लिखेंगे इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस डी करूँगी। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम डी, सॉरी एम एक्स माइनस एम डी। ये आगे मान लो सिर्फ इसने इंटरसेप्ट ही दे रखे हैं, y का इंटरसेप्ट इसने दे रखा है a, सॉरी y का इंटरसेप्ट इसने b दे रखा है और x का इंटरसेप्ट बोल रहा है a है। इसके अलावा आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब x का इंटरसेप्ट है और y का इंटरसेप्ट दिया है सिर्फ, ना स्लोप दिया है ना पॉइंट्स दिए हैं, कुछ भी नहीं दिया। तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिख सकते हो, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगी आपकी लाइन की इक्वेशन। क्लियर जी। देखो अब हम सर्कल पढ़ते हैं। सर्कल में देखो सबसे पहली बात तो ये हमारा क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया। और इस सेंटर से जब हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, सर्कल के किसी पॉइंट को टच करने वाली लाइन, तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको आपने पढ़ा होगा हमेशा कि रेडियस होती है। तो सर्कल की इक्वेशन किस तरीके से निकलती है, अगर आपका जो सेंटर है, मान लो वो आपका सेंटर एच और के है, ठीक है, सेंटर आपका एच के दिया है और ये जो पॉइंट पी है ना, ये सेंटर सर्कल पे लाई करने वाला ये पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है एक्स और वाई, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको एक्स और वाई गिवन है। तो आपको इस सर्कल की इक्वेशन आप इन दोनों पॉइंट से निकाल सकते हैं। अगर आपको सेंटर पता है और आपको कोई भी पॉइंट पता है सर्कल के ऊपर लाई करने वाला, तो आप उन दोनों पॉइंट्स से सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ आर इज इक्वल्स टू, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या किया था, x2 माइनस x1 किया था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर करेंगे। ये r का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर मैं स्क्वायर रूट खोलती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। ये बन गई आपकी सर्कल की इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो किस तरीके से होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन की जनरल इक्वेशन, ये सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है। ऊपर हमने पढ़ा था वो भी सर्कल की इक्वेशन होती है। तो देखो यहाँ पे अगर मुझे बताना है कि सेंटर क्या है और रेडियस क्या है, तो मैं कैसे बताऊंगी। अगर मुझे इस टाइप से दिया है 2gx 2fy, तो जो x और y के कोफिशिएंट है उनको हमें यूज़ करना है। सेंटर निकालेंगे h, k। सेंटर निकालने का फॉर्मूला है कि -1/2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट कर दो। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे मुझे क्या दिया है 2g, ठीक है, कॉमा -1/2, वाई का कोफिशिएंट मुझे जो भी दिया होगा यहाँ पे 2f। तो ये जो मेरा ये जो दो पॉइंट आएंगे ना, ये मेरे सेंटर आ जाएंगे। ये जो दो पॉइंट हमारे यहाँ से निकलेंगे ना, मान लो यहाँ पे g की वैल्यू 2 दी है और f की वैल्यू 4 दी है, तो मेरा सेंटर क्या आएगा जी, यहाँ से -1/2 इंटू 2 और -1/2 इंटू 4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से -1 और ये -2, ये मेरा सेंटर आ जाएगा सर्कल का।
अब मैं बात करूं कि सर्कल की रेडियस कैसे निकालेंगे। सर्कल की रेडियस निकालने का फॉर्मूला है r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और जो ये c है ना, ये c कांस्टेंट है, ये c कांस्टेंट है जी। कांस्टेंट मतलब यहाँ पे आपको c की जगह पे मान लो पूरा ऐसे दे रखा है कि 7 स्क्वायर प्लस 1 या 18 इज इक्वल्स टू यहाँ पे मान लो 16 दे दिया, तो ये इस तरफ आप लेके आओगे ना 18 माइनस 16। तो जो पूरे कांस्टेंट की वैल्यू आपको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वल टू 0 करके। जो भी कांस्टेंट आपको पूरा कांस्टेंट लेना है, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे कोई c नहीं लिखा होगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू लिखी होगी, मतलब कोई नंबर लिखा होगा आपका, क्लियर हुआ। अब अगर बोल रहा है कि जो मुझे सर्कल गिवन है, ये सर्कल गिवन है और ये कोई पॉइंट गिवन होगा, तो इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट बताना है। सर्कल दिया है और ये कोई पॉइंट दिया है यहाँ पे, इस पॉइंट पे टेंजेंट की बात करेगा कि इस पॉइंट पे टेंजेंट बताओ क्या आएगा। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x1 y1, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मुझे गिवन है x1 y1, तो मैं इस पॉइंट से टेंजेंट कैसे निकाल सकती हूँ। हम निकालेंगे x इंटू x1 करेंगे प्लस y इंटू y1 करेंगे इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये आपकी टेंजेंट की लाइन आ जाएगी, ठीक है, इस टेंजेंट की लाइन आ जाएगी। अगर आपको पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट पे सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट दिया है और उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट की लाइन बतानी है, तो ये आपकी टेंजेंट की लाइन आ जाएगी, टेंजेंट एट ए पॉइंट, क्लियर हुआ। मुझे इस टेंजेंट की लेंथ बतानी है, टेंजेंट की लेंथ बतानी है, तो मैं क्या करूँगी, स्क्वायर रूट ऑफ S1 कर दूंगी, स्क्वायर रूट ऑफ S1। S1 क्या है, S1 हमारा जो इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। यही है मेरा S1, ठीक है, जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है ना सर्कल की, वही हमारा S1 है। जनरल फॉर्म गिवन है एक्स वाई और एक्स और वाई में, तो हम स्क्वायर रूट ऑफ S1 निकालेंगे कैसे। हम क्या करेंगे, अगर मुझे पॉइंट दिया है P पॉइंट दिया है x1 y1, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, x की जगह x1, y की जगह y1। तो मेरी जो लेंथ आएगी टेंजेंट की वो कैसे निकलेगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g इंटू x1 प्लस 2f इंटू y1 प्लस c। अब देखो ये सब कुछ आपके नंबर्स हैं, कांस्टेंट वैल्यू है, x की वैल्यू, y1 की वैल्यू, 2g भी एक कांस्टेंट है, x1 2f भी एक कांस्टेंट है, y1 और c भी आपका एक कांस्टेंट है। तो आपके टेंजेंट की लेंथ निकल जाएगी यहाँ से। अगर इफ इन केस पूछा है आपको, सर्कल के बारे में बात कर रहा है और कोई पॉइंट बोल रहा है कि सर्कल को पास, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है P, उसके वहाँ से जो आपका टेंजेंट जा रहा है ना, उस टेंजेंट की लेंथ बताओ, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो मैं आपको ज़्यादा डीप में ना बता के सिर्फ आपको फॉर्मूले रिवाइज करवा रही हूँ, तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैराबोला। पैराबोला बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो कैसे आपका, मुझे लग रहा है दिमाग थक गया होगा फॉर्मूला याद कर करके। देखो आप रट्टा मत मारो, इनको समझो। आप कॉपी पेन उठा के लिख लो, जिस भाषा में मैं बोल रही हूँ उसी भाषा में लिख लो, आप हिंदी में लिख लो, कैसे भी लिख लो, बस याद कर लो किसी भी तरीके से, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, हमें याद करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। पैराबोला होता क्या है, पहली बात तो पैराबोला वो होता है कि अगर हम प्लेन में बात कर रहे हैं, प्लेन में अगर हम बात करते हैं, तो प्लेन में हम क्या बात करते हैं कि एक लाइन होती है, फिक्स्ड लाइन। ये जो लाइन है ना हमारी, एक लाइन को फिक्स किया L, और एक मैंने पॉइंट को फिक्स किया प्लेन में, ठीक है, लाइन को फिक्स किया और एक पॉइंट को फिक्स किया। समझो एक लाइन फिक्स्ड है और एक पॉइंट फिक्स्ड है। तो जो ये फिक्स्ड लाइन है ना, पहले तो आप इसी को समझ लो, ये पैराबोला की क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है। पेपर में आपको क्वेश्चन इस डायरेक्ट्रिक्स पे बहुत पूछेंगे। पैराबोला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सारे टॉपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पैराबोला ही है। पैराबोला पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारी फिक्स लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। फिक्स लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और जो ये हमारा फिक्स पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो जी हमारा पैराबोला होता क्या है फिर, इन दोनों से क्या रिलेशन है पैराबोला का। देखो रिलेशन ये है कि अगर इस लाइन से मैं इस कोई भी पॉइंट लेती हूँ, इस लाइन से कोई भी पॉइंट लेती हूँ, तो ये जो डिस्टेंस आएगी और फिर इस पॉइंट से जो डिस्टेंस आएगी, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस आएगी ना, मतलब ये डिस्टेंस x और मान लो ये डिस्टेंस है आपकी x2, ये x1 है, ये x2 है, ये दोनों डिस्टेंस आपकी सेम आएंगी। तो ये जो मैंने पैराबोला बनाया है ना, इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, पहली बात तो पैराबोला होता है सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट।
मतलब कहने का ये है कि अगर मैं इस लाइन से कोई भी इस लाइन से मैं कोई भी यहाँ पे लेती हूँ एक लाइन, इस फिक्स लाइन से मैं डिस्टेंस लेती हूँ यहाँ तक और फिर मैं ये डिस्टेंस लेती हूँ ये वाली, तो ये दोनों डिस्टेंस जो है ना, ये दोनों डिस्टेंस बराबर आएंगे आपकी। समझ जाओ कि जितने भी ये पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट इनको मिला के फिर ये पैराबोला बनता है। ये जो सारे पॉइंट आते हैं जहाँ से ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस आ जाती है, ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस आ जाती है, इन सारे पॉइंट्स को जो मिला देते हैं तो ये हमारा पैराबोला बन जाता है। इसी को बोलते हैं पैराबोला। ये कोई बहुत बड़ी बला का नाम नहीं है। पैराबोला बहुत ही सुंदर चीज़ है, आप समझोगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा समझने में। जो हमारी फिक्स्ड लाइन थी वो डायरेक्ट्रिक्स है, फिक्स्ड पॉइंट था वो हमारा फोकस है। इतना समझ में आ गया। और पैराबोला बना कैसे वो भी समझ में आ गया जी। हम रट्टे नहीं मार रहे, हम समझ भी रहे हैं। तो इसके फॉर्मूले देखो। फिर पैराबोला की इक्वेशंस क्या बनती हैं, पैराबोला की इक्वेशंस किस तरीके से बनती हैं। देखो 4 इक्वेशंस बनती है हमारी। अगर मैंने पहली बात तो पैराबोला लिया इस तरीके से, फिर मेरी ये जो फिक्स्ड लाइन आएगी ये इसके अपोजिट आएगी। अगर मेरा फोकस यहाँ पे आ रहा है एफ, तो इसके अपोजिट आएगी, मतलब ये पॉजिटिव में तो ये नेगेटिव में आएगा मेरा डायरेक्ट्रिक्स। फिर दूसरा केस आता है कि अगर मेरा डायरेक्ट्रिक्स ऊपर की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर मेरा पैराबोला जी नीचे बनेगा। ठीक है, आप ऐसे याद कर लो। दूसरी बात, अगर मैं जब एक्स एक्सिस पे बनाती हूँ तो मेरी अगर डायरेक्ट्रिक्स यहाँ माइनस एक्स एक्सिस पे आ रही है तो मेरा पैराबोला पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है। फिर चौथी बात क्या आती है कि अगर मेरा पैराबोला नेगेटिव एक्स एक्सिस में बन रहा है तो मेरी जो फिक्स्ड लाइन है डायरेक्ट्रिक्स है वो मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बन रही है। क्लियर हुई बात। पैराबोला की इक्वेशन आपकी यहाँ से बनेगी y इज इक्वल्स टू 4ax। ये पॉजिटिव में है तो ये 4ax हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे मेरा पैराबोला y एक्सिस पे बन रहा है तो फिर इसकी इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। पॉजिटिव में बन रहा था तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब y एक्सिस पे बन रहा है और नेगेटिव में बन रहा है तो मेरी क्या इक्वेशन आएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay आएगी। अब आपको पेपर में ना कई बार क्या बोलता है कि ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन दी होती है, वो पूछता है कि आप डायरेक्ट्रिक्स बताओ, आप फोकस बताओ, आप लेटेस्ट रेक्टम बताओ। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। मान लो मेरी इक्वेशन दी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये मेरी पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है। पेपर में पैराबोला की इक्वेशन दे देगा मान लो आपको। फिर बोलता है कि आप बताओ जी इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा, इसका फोकस क्या आएगा, इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या आएगा। तो वो हम कैसे निकालते हैं, जब आप ना राइट साइड पे ध्यान देना बस। राइट साइड अगर आपकी 4ax है ना, यहाँ पे x लिखा है तो जिसकी डायरेक्ट्रिक्स है ना वो आपकी x एक्सिस ही आएगी, x एक्सिस पे ही आएगी। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव दिया है तो मेरी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो -a हो जाएगी। -a मतलब x इज इक्वल टू -a लाइन हो जाएगी मेरी। क्लियर हो गया। यहाँ पे x है तो हमें x ही लेना है। x इज इक्वल टू ये जो a है ना ये माइनस कर दो। यहाँ पे पॉजिटिव था इसलिए मैंने माइनस लिया है। अगर मैं यहाँ पे लेती y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax तो ये माइनस होता तो मेरे डायरेक्ट्रिक्स की लाइन आती y x इज इक्वल टू a आती। क्लियर हो गया। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x ही लेके चलना है। फिर अगर पूछ रहा है कि आपकी कौन सी एक्सिस है तो हम बोलेंगे जी x एक्सिस पे। हम क्या बोलेंगे, x एक्सिस पे है। ठीक है, फिर अगर फोकस की बात कर रहा है तो फोकस क्या आएगा, फोकस ये a ही होता है हमारा। पॉजिटिव है तो हमारा फोकस भी पॉजिटिव आएगा, a,0। डायरेक्ट्रिक्स इसका अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे नेगेटिव दिया है तो यहाँ पे फोकस मेरा क्या आएगा, -a,0 आएगा। क्लियर हो गया। अब लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालते हैं। लेटेस्ट रेक्टम हम निकालते हैं 4a। ये जो हमारी पूरी वैल्यू होती है ना x का जो कोफिशिएंट आता है 4a, यही मेरा क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम होता है। क्लियर हो गया। पूछता है कि किसके सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कैसे देखेंगे, देखो अगर यहाँ पे y एक्सिस दिख रहा है तो आपको ये y के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है, क्योंकि इधर भी इस तरीके से और इधर भी इस तरीके से, ये भी y के अबाउट सिमेट्रिक है। और यहाँ पे जब हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ले रहे हैं तो ये किसके सिमेट्रिक है, x एक्सिस का सिमेट्रिक है, ये भी x एक्सिस का सिमेट्रिक है। इसका मतलब आपको क्या करना है, जो ये 4ax दिया हुआ है ना, अब सिर्फ इस पे फोकस करो। अगर मान लो मेरे पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो मुझे सिर्फ राइट साइड पे फोकस करना है। इसकी एक्सिस क्या आएगी, y आएगी। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम तो हमें पता है सीधा सीधा 4a हो जाता है। अब मैं बोलूँ कि इसका फोकस बताओ क्या आएगा, फोकस जल्दी से बताओ। पॉजिटिव दिया है तो मेरा फोकस क्या हो जाएगा, a0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब मेरी डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी, यहाँ पे y है तो मेरी डायरेक्ट्रिक्स y की लाइन ही आएगी। y इज इक्वल टू प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -a। ये मेरी आगे डायरेक्ट्रिक्स की लाइन। क्लियर हुआ। अभी किसके सिमेट्रिक है, यहाँ पे y है तो किसके सिमेट्रिक है, y एक्सिस के ही सिमेट्रिक है।
क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछ सकता है, मान लो ये बोल रहा है कि जो हमारा पैराबोला उसका वर्टेक्स मेरा 0 0 है, सॉरी मैं वर्टेक्स बताना भूल गई, जिस पॉइंट पे टच करता है ना एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को, ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। अगर ये पॉइंट 0 0 दिया है तो मतलब ये यहाँ पे इन दोनों एक्स और वाई के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को टच करेगा। अगर मान लो मैं इस तरीके से बना रही हूँ, मेरा पैराबोला इस तरीके से होता तो जो ये पॉइंट होता ना ये मेरा वर्टेक्स आता फिर, ठीक है। इसने वर्टेक्स दिया 0 0। दूसरी बात बोल रहा है कि जो हमारा पैराबोला है ना जी वो 2 3 से पास कर रहा है, मेरा पैराबोला 2 3 से पास कर रहा है और वर्टेक्स इसका 0 0 गिवन है। तो आप बताओ पैराबोला की इक्वेशन क्या आएगी। तो मैं अगर मुझे पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है तो जी आप सबसे पहले तो आपको एक्सिस बतानी पड़ेगी। ये बता देगा कि जी आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है तो मेरी इक्वेशन क्या आती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आती है, ठीक है। इसने पॉइंट यहाँ पॉजिटिव दिया है, वर्टेक्स मेरा 0 0 है, तो मतलब मेरा फोकस यहाँ पे इस इधर राइट साइड में आएगा, मतलब मेरा फोकस पॉजिटिव आने वाला है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इन पॉइंट्स को ना सेटिस्फाई करा दूंगी, यहाँ पे इन पॉइंट्स को क्या करूँगी, सेटिस्फाई करा दूंगी। अगर मैं 0 0 पुट करती हूँ तो दोनों तरफ 0 0 आएगा। तो मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी, ए की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगी 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए इंटू एक्स की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 9 इज इक्वल टू 8a हो गया। तो मेरी ए की वैल्यू क्या आ गई, 9/8 आ गई। अब मैं ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगी, मेरी पैराबोला की इक्वेशन क्या आएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9/8 इंटू एक्स आएगी। तो ये मेरी क्या आ गई मेरी इक्वेशन क्या आ गई 9/2x वाई स्क्वायर, मतलब 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। ये मेरी पैराबोला की इक्वेशन हो गई। एक तरफ स्क्वायर दिया है, एक तरफ आपको लीनियर दिया है, तो आप समझ जाना कि ये पैराबोला की बात कर रहा है। क्लियर हो गया। हाँ जी, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इलिप्स। देखो इलिप्स और हाइपरबोला के ना फॉर्मूले थोड़े सेम होते हैं, तो आपको ये जल्दी याद हो जाएंगे दोनों टॉपिक। तो देखो हम फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। इलिप्स में हम क्या पढ़ते हैं, इलिप्स आपको पता होगा थोड़ी इस तरीके की शेप होती है इलिप्स की, इतना तो सबको ही पता होगा इलिप्स इस तरीके का होता है, ठीक है। उसके बाद इलिप्स में बात करता है मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वर्टेक्स की बात करता है, सेंटर की बात करता है, फोकाई की बात करता है, मतलब फोकस की बात करता है, सिर्फ यही बातें होती हैं। तो हमें क्या देखना है, जिस तरीके से ये जो बड़ी वाली आपको दिख रही है ना लाइन, ये बड़ी वाली लाइन जो आपको दिख रही है ना यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी क्या होती है, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं हम, मेजर एक्सिस। और जो छोटी लाइन दिख रही है अंदर, इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम, माइनर एक्सिस बोलते हैं। अब इसके बाद इसमें दो फोकस होते हैं, F1 होता है, मतलब दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, F1 होता है और F2 होता है। तो आपको ये अब आपको लग रहा होगा कि जैसे पैराबोला बना तो इलिप्स कैसे बना। इलिप्स इस तरीके से बना कि प्लेन में हमने कोई भी 2 पॉइंट फिक्स कर दिए, प्लेन में मैंने कोई भी 2 पॉइंट फिक्स कर दिए। अब इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस आ रही थी, इस पॉइंट की मैं अगर डिस्टेंस F1 से निकालूँ P1 की, और दूसरी डिस्टेंस मैं F2 से निकालूँ, तो जो ये दोनों डिस्टेंस आएंगी ना, इन दोनों डिस्टेंस का सम करेंगे। मतलब मैं क्या करती हूँ, P1 F1 प्लस P1 F2 करती हूँ। ये किसके इक्वल आना चाहिए, कोई भी रैंडमली अगर मैंने दूसरा पॉइंट उठा लिया तो इस पॉइंट की डिस्टेंस F2 से और F1 से, फिर इन दोनों का सम करूँगी मैं, तो उसके इक्वल आना चाहिए। मतलब P2 F1 प्लस P2 F2 इसके इक्वल आना चाहिए। क्लियर हुआ। तो ये इस तरीके के जो सारे पॉइंट बनते हैं ना, उससे फिर हमारा इलिप्स बन जाता है, ठीक है। इलिप्स इस तरीके से बनता है आपका। अब मैंने बता दी कि मेजर एक्सिस क्या होती है, माइनर एक्सिस क्या होती है। F1 F2 आपके फोकाई होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। उसके बाद वर्टेक्स क्या होते हैं जी, वर्टेक्स होते हैं मेरे जो ये एंड पॉइंट्स है ना इलिप्स के, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, ये इसके वर्टेक्स होते हैं, मतलब ये इसके वर्टेक्स पॉइंट होते हैं, ठीक है। अंदर फोकाई होते हैं, बाहर वाले बाउंड्री पे जो पॉइंट है उनको हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकस और हमारे वर्टेक्स, ये हमारे इलिप्स में यूज़ होते हैं चीज़ें। अब दूसरी बात, जो हमारी मेजर एक्सिस होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, मेजर एक्सिस को हम डिनोट करते हैं 2, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को हम किससे डिनोट करते हैं, 2a से डिनोट करते हैं, ठीक है। याद रखना पड़ेगा आपको, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होती है, और माइनर की बात करती हूँ तो मैं माइनर में आ जाता है 2b आ जाता है, ठीक है। और दोनों जो फोकस है मेरे F1 F2, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या आती है, वो आती है 2c, ठीक है। दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस को मैं क्या बोलती हूँ, मतलब हमें इसमें याद करना है 2a होता है, कुछ 2b होता है, कुछ 2c होता है। 2a जो है हमारा सबसे बड़ा, वो उसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, 2b उसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, और 2c जो है हमारा, वो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस है।
मतलब ये जो पूरी डिस्टेंस यहाँ से 0 से ये C होता है, ये C होता है, तो टोटल हो गया मेरा 2C। ये जो मेरी मेजर एक्सिस है, यहाँ से इस पॉइंट तक A आती है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक A आती है, तो पूरी होगी 2A। ये पूरी हो गई हमारी 2B। क्लियर हुआ? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस की बात करें तो इसका आधा कर दो, सेमी में हम आधा कर देते तो हमारी A हो जाती है। सेमी माइनर एक्सिस की बात करें तो हमारी B हो जाती है। क्लियर हो गया? आपको बोल रहा है कि जो आपकी मेजर एक्सिस है, आपकी मेजर एक्सिस जो है वो x है। दूसरे केस में बोल रहा है मेजर एक्सिस मेरी y है। तो आपके फोकाई के पॉइंट क्या आएंगे? मेजर एक्सिस अगर आपकी x होगी तो उसके पॉइंट आपके हमेशा आएंगे -c,0, क्योंकि यहाँ पे y 0 हो जाएगा और c,0। y बोल रहा है तो मेरा क्या आएगा 0, -c और 0, c। ठीक है, दोनों c ही पॉइंट आएंगे, मतलब सेम ही आएगा। अगर मेरा बीच में ये पॉइंट है, यहाँ पे अगर मेरा -c,0 है तो दूसरा जो फोकस है वो c,0 ही होगा, क्योंकि ये अगर c है डिस्टेंस तो ये भी c ही होगी, इसलिए दोनों पॉइंट c आ रहे हैं। क्लियर हो गया? ये मैं अगर फोकाई पूछ रहा है तो आपको इस तरीके से बताना है। मेजर एक्सिस अगर आपको x दी है तो आपके ये आएंगे, y है तो आपके ये आएंगे। तो इलिप्स, उसकी इक्वेशन क्या होती है? इलिप्स की इक्वेशन होती है x² / a² प्लस y² / b² = 1। जो अगर आपकी मेजर एक्सिस x है तो जो बड़ा वाला नंबर है वो a जो है, बड़ा वाला नंबर वो x के नीचे आएगा। अगर मेरी मेजर एक्सिस y हो जाए, मेरी मेजर एक्सिस अगर y हो जाए, x/b² प्लस y² / a² = 1। अब मैंने इसके नीचे a कर दिया, यहाँ मैंने इसके नीचे a किया है। दोनों में क्या अंतर है? अगर मेरी मेजर एक्सिस x है, मतलब x मेरी बड़ी वाली एक्सिस है, तो a जो है उसके नीचे आएगा। ठीक है, a है राजा, वो बड़े वाले के पास जाना चाहेगा, मतलब जहाँ उसको मेजॉरिटी दिख रही है वो वहाँ जाएगा। ठीक है, ऐसे याद कर लो इसको। अगर मेरी मेजर एक्सिस y है तो y के नीचे a आ जाएगा, मेरी मेजर एक्सिस x है तो ये x के नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गया? दोनों इक्वेशन का डिफरेंस आपको समझ आ गया। b जो रेक्टम की बात करता है, जैसे हमने उसमें पढ़ा पैराबोला में, उसमें इलिप्स में भी लेटेस्ट रेक्टम होता है। लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है जी 2b² / a। वहाँ मेरा फॉर्मूला था 4a, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला आएगा 2b² / a। 2b² / a याद कर लो इसको। ठीक है, में और हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी की भी बात करता है। इसेंट्रिसिटी की भी बात करता है, जिसको हम डिनोट करते हैं ई से, और इस ई की वैल्यू होती है c/a। ई की वैल्यू होती है c/a। ये आपकी एक रिलेशन निकलती है। अगर मुझे एक रिलेशन निकालनी है सेमी मेजर एक्सिस मतलब सेमी मेजर एक्सिस a में और सेमी माइनर एक्सिस मतलब b में, और आपका जो फोकस है c, मतलब कि इक्वल टू होता है मेरा a² - b²। c मेरा क्या आता है? a² - b²। क्लियर हो गया? इसको आप याद कर लेना ज़रूर। अगर आपको मान लो a और b दिया है और आपको इसेंट्रिसिटी निकालना है, आपको c नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से e की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? a² - b² डिवाइडेड बाय a। ये आपकी इसेंट्रिसिटी की फॉर्म आ जाएगी। मैं c की वैल्यू पुट कर दूँगी यहाँ पे। क्लियर हो गया? अब देखो हाइपरबोला की अगर मैं बात करूँ, हाइपरबोला के जो भी फॉर्मूले हैं ना, सारे इलिप्स के जैसे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है आपका। इलिप्स की आपकी इक्वेशन क्या होती थी? x² / a² प्लस y² / b² = 1। ये इलिप्स की आपकी इक्वेशन थी ना, इलिप्स की इक्वेशन। तो इसी से आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन याद कर लो। क्या आएगा? माइनस आ जाएगा बीच में, x² / a² माइनस y² / b² = 1। देखो जब पेपर में क्वेश्चन आएंगे ना, तो हमें सीधे सीधे ये इक्वेशन ही यूज़ करनी है, वहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट में नहीं घुसना, हमें सीधे सीधे फॉर्मूले लगा के ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या आ जाएगी? x² / a² माइनस y² / b²। सेम अब ये यहाँ पे भी a और b की बात है। मेरा हाइपरबोला इस तरीके से बनता है जी, इस तरीके से मेरा हाइपरबोला बनता है। ठीक है, ये जो मेरा, इसमें भी दो फोकस होते हैं, यहाँ पे होता है -c,0 और ये होता है मेरा c,0। ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस मेरी आती है a के बराबर। ठीक है, पूरी डिस्टेंस मेरी क्या आती है? a के बराबर। मतलब ये जो मेरा वर्टेक्स है ना, इसको मैं बोलूँगी -a,0। ये वर्टेक्स इसको मैं बोलूँगी a,0। ठीक है, ये मेरे वर्टेक्स होते हैं a,0, और ये मेरी पूरी डिस्टेंस फिर क्या आ जाएगी? 2a आ जाएगी। पूरी डिस्टेंस क्या निकल जाएगी? 2a निकल जाएगी। अगर ये x एक्सिस पे बने होते हैं तो हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन ये आ जाती है। अगर मेरा हाइपरबोला y एक्सिस पे बना हुआ है, मतलब इस तरीके से बना हुआ मेरा हाइपरबोला, तो मेरी इक्वेशन क्या आएगी? x² / b² माइनस y² / a² = 1। तो फिर मेरी ये इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर हो गया?
फिर आपके ये जो वर्टेक्स हैं हमारे, ये क्या बनेंगे, 0, a, और ये बनेगा 0, -a। क्लियर हुआ। एलिप्स में हमने पढ़ा था, एलिप्स में हमने c की वैल्यू क्या निकाली थी, √a² - b² निकाली थी। यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हाइपरबोला में मेरी c की वैल्यू क्या आ जाती है, c की वैल्यू यहाँ पे प्लस आ जाता है। देखो उसके जो जनरल फॉर्मूला था उसमें प्लस था और इसके यहाँ हाइपरबोला में माइनस था, लेकिन यहाँ पे जब हम c की वैल्यू निकाली तो इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो मतलब सेम, अगर मैं इसेंट्रिसिटी की बात करूँ तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला दोनों में ही सेम है, c/a। लेटेस्ट रेक्टम की बात करूँ तो वो भी सेम फॉर्मूला है, 2b²/a। ठीक है, क्लियर हो गया। दोनों के लेटेस्ट रेक्टम और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ आपको ये सी वाली रिलेशन याद रखनी है कि इलिप्स में तो माइनस आता है और हाइपरबोला में प्लस होता है, लेकिन जो है हाइपरबोला का जो जनरल फॉर्मूला है उसमें माइनस आता है और इलिप्स का जो जनरल फॉर्मूला है, इलिप्स की जो इक्वेशन है उसमें मेरा प्लस आता है। सिर्फ आपको ये डिफरेंस समझ के आपको याद कर लेने हैं, सिर्फ यही फॉर्मूले हैं आपके। ठीक है, ये वर्टेक्स होता है, ये हमारा फोकस होता है, लेटेस्ट रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, सिर्फ यही बात करेगा ये। हाँ जी, तो देखो हमने लाइन के सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, पैराबोला का भी पढ़ लिया, सर्कल पढ़ लिया, इलिप्स पढ़ लिया और हाइपरबोला पढ़ लिया। देखो इलिप्स और हाइपरबोला को आप दोनों को एक साथ याद कर लो, और सर्कल तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को सर्कल तो आता ही आता है, ठीक है, वो याद कर लो। तो जो ये लाइन के फॉर्मूले हैं ना, स्लोप वगैरह, ये सब आप भूल गए होगे, तो इनको सबको ज़रूर रिवाइज कर लो। पैराबोला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे ज़रूर क्वेश्चन आता है। पैराबोला से तो पूछता है, तो पैराबोला तो छोड़ मत देना, इसको ज़रूर समझ के जाना। इलिप्स और हाइपरबोला में ज़्यादा फॉर्मूले हैं ही नहीं आपके, ठीक है। तो सारे टॉपिक के मैंने फॉर्मूले आपके एस्टेट के हिसाब से याद करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए ना, मैं सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ। जितने भी PYQ हैं 2020 से लेकर 2024 तक, मैं आपके 5 साल के जो PYQ है उनमें से जितने भी क्वेश्चन आपको लाइन, पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, डिस्टेंस निकालो, स्लोप निकालो, जो भी क्वेश्चन है ना, सारे नेक्स्ट वीडियो में कराने वाली हूँ। तो आप वीडियो को ज़रूर देखना और इस वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।